तो आप सभी लोगों को माध्यमिक एग्जाम का बहुत बहुत बधाई। आप सभी का माध्यमिक एग्जाम खत्म हुआ है। जिंदगी का सबसे पहला पड़ाव आप लोग बढ़ चुके हैं, क्योंकि माध्यमिक आपका लाइफ का सबसे पहला एक बड़ा एग्जाम है। तो इतना दिन क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जो पढ़े, ये आपका पहला एक क्या है, एक अपने स्कूल से बाहर जाकर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बेस्ट विशेस और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना बड़ा एग्जाम आपके लाइफ में कंप्लीट किया है। इसके बाद आप लोग क्लास 10 से क्लास 11 में जाएंगे, मतलब आप लोग अभी एक नया मोड में जाएंगे। इतना दिन आप लोग बोर्ड के अंदर थे, अभी आप लोग काउंसिल के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पेपर के बारे में डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा, और आप सभी लोगों को बोलूँगा अपने लिए, अपने आप के लिए एक थैंक्स बोलिए, क्योंकि अपने आप को भी थैंक्स बोलिए, क्योंकि आपने मेहनत किया था, उसी मेहनत आज रंग लाया है। ठीक है, तो मेरे हाथ में है 2026 का माध्यमिक का फिजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ये इंग्लिश वर्जन का पेपर है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व कराने से पहले मैं आप लोगों को खुद ही पूछूंगा आपका पेपर कैसा हुआ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैथ्स पेपर थोड़ा हार्ड आया, थोड़ा किसी का दूसरा सब्जेक्ट हार्ड आया, लेकिन फिजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को देख के बोल रहा हूँ इस बार बहुत ही ईजी लेवल आया, ईजी टू मॉडरेट लेवल, बहुत हार्ड बिल्कुल नहीं आया। अगर ये पेपर आपको हार्ड लग रहा है तो मतलब आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया था पढ़ाई करने का टाइम। ठीक है, तो बहुत ही ईजी पेपर आया था इस बार, और आप सभी लोगों को आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है उनको भी पेपर अच्छा होगा, क्योंकि एकदम मतलब इजी क्वेश्चन आया है। मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, और अभी अब मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा, तब आप लोग देखेंगे कितना इजी पेपर आया है। तो ठीक है, तो ये आप लोग अपना आज हम लोग करेंगे क्या, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे जो एमसीक्यू और जो 1x21 जो ग्रुप बी है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग और एक क्लास लेके ग्रुप सी और ग्रुप डी को कंप्लीट कर देंगे। तो आज सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए आपका आंसर सब ठीक किए कि नहीं इस वीडियो से, और जो माध्यमिक 2027 एस्पिरेंट्स है उन लोगों के लिए आज का लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के लेक्चर से आप लोग सीखेंगे कि माध्यमिक एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल का आता है। तो सभी को आप लोगों को बोल लूँगा पेन बुक कॉपी कुछ भी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ आप भी सॉल्यूशन कीजिए। तो मैं जब सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर इधर फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हम लोग करेंगे ग्रुप ए। ग्रुप ए 1.1 MCQ का क्वेश्चन कर रहे हैं। Which among the following gases does not help in depletion of ozone in the ozone layer? तो ओजोन लेयर को डिप्लीशन में कौन सा गैस हेल्प नहीं करता? बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे डस हेल्प में डस नॉट हेल्प। तो CFC तो ओजोन होल करता है, NO2 भी ओजोन होल करता है, NO भी ओजोन होल करता है, लेकिन CO2 क्या करता है? CO2 कोई भी ओजोन होल डिप्लीशन में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ओजोन होल डिप्लीशन में हेल्प नहीं करता है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी CO2, ये होगा ऑप्शन आंसर 1.2। और ये क्वेश्चन पेपर जो है इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मैं इस क्वेश्चन पेपर का लिंक देकर रहूँगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जो माध्यमिक 2027 एस्पिरेंट्स है उन लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा। 1.2 मास ऑफ 11.2 लीटर एमोनिया एट STP क्या होगा? 11.2 लीटर एमोनिया क्या होगा? तो वॉल्यूम कितना दिया है? 11.2 लीटर। तो 22.4 लीटर एमोनिया मतलब STP में एमोनिया STP में इसका मोल कितना होता है? 1 मोल होता है। ठीक है, 1 मोल होता है। तो STP में 22.4 लीटर अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1 मोल। तो 11.2 लीटर का कितना होगा सर? 11.2 अमोनिया का कितना होगा? 1/22.4 इंटू 11.2, तो इसको इंटू 2 करेंगे, दैट इज 1/2 मोल। यही होगा आंसर 1/2 मोल। तो बोला मास पूछा है, 1 मोल एमोनिया का मास कितना है सर? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, हाइड्रोजन का कितना? 3, दैट इज 17 ग्राम। फिर सर हाफ मोल का कितना होगा? हाफ मोल का कितना होगा? 17/2, दैट इज 8.5 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला 8.5 ग्राम, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, मतलब 1.3 करते हैं। 1.3 क्या बोला है देखिए, 1.3 बोला है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 5 मोल ऑफ CH4 एट STP। तो 5 मोल मीथेन को बर्न करने के लिए क्या लगेगा? इसको कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। क्या रिएक्शन दिया है? CH4 प्लस 2O2, मतलब आप लोगों को इतना सिंपल है कि बैलेंस करके भी इस बार दिया है। इस बार आपका इक्वेशन बैलेंस करके भी दिया है। 2O2 CO2 प्लस 2H2O, इसको बैलेंस करके भी दिया है। ठीक है, अभी चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं।
सो बोला है कि 5 मोल CH4 एट STP, तो 5 मोल CH4 एट STP के लिए कितना बल लगेगा, तो कितना वॉल्यूम ऑफ O2 चाहिए। सो देखिए यहाँ पर कितना मोल है, 1 मोल CH4 है, यहाँ पर कितना है 2 मोल, ठीक है। सो 1 मोल मीथेन के साथ कितना मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। सो देयरफॉर 5 मोल CH4 के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 5 मोल CH4 के साथ, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। तो क्वेश्चन ने पूछा वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। सो देखिए हम सभी को पता है 1 मोल ऑक्सीजन का STP में वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो देयरफॉर 10 मोल का कितना होगा, 10 मोल O2 का STP में वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 इंटू 10 दैट इज 224 लीटर होगा आंसर, 224 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, 224 लीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो 1.3 समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 1.4 में। सो 1.4 बोला SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वेरी इजी क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। सो क्या होगा इसका आंसर, SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 1.4। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है सर, थर्मल कंडक्टिविटी के को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, फॉर्मूला याद है, Q इक्वल्स टू KA θ1 माइनस θ2 इंटू T बाई एक्स। तो ये K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, तो K का वैल्यू क्या है, Q इंटू एक्स बाई A इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू T। अभी मुझे क्या चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी K का यूनिट चाहिए। सो Q क्या है, Q है हीट, Q है हीट, हीट का यूनिट क्या होता है बोलिए, जूल, क्योंकि ऐसा ही बोला है। ऊपर क्या है, x का क्या डिस्प्लेसमेंट दैट इज मीटर, नीचे ए है एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर। ये क्या है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन। ये क्या है टाइम, टाइम का क्या होता है सेकेंड। सो 1 मीटर मीटर कट गया तो क्या होगा, जूल पर केल्विन पर सेकेंड। लेकिन देखिए ये वाला ऑप्शन है कहीं पर, ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग को पता है जूल पर सेकेंड का मतलब ही क्या है, 1 वाट, इसका मतलब ही क्या है 1 जूल पर सेकेंड। सो जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा, वाट, इट इज वाट पर केल्विन। तो आंसर क्या होगा, वाट पर केल्विन। सो वाट पर केल्विन, ओ सॉरी यहाँ पर एक मीटर था, एक मीटर इनवर्स होगा, वाट पर मीटर इनवर्स पर केल्विन इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, मतलब वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, इजी क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.5। क्वेश्चन 1.5 चलिए देख लेते हैं क्या है 1.5। 1.5 क्या बोला है, द फार पॉइंट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज लोकेटेड एट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम सभी ने नियर पॉइंट पढ़ा था। नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर फार पॉइंट बोला है। मैक्सिमम बच्चे 25 सेंटीमीटर देख के राइट कर देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या पूछा, फार पॉइंट। तो ह्यूमन आई फार पॉइंट का क्या आपका कुछ रेंज होता है, आप लोग तो कहीं तक देख सकते हैं, दूर तो आप कहीं तक, आसमान चांद तारे तक हम लोग देख लेते हैं। तो फार पॉइंट का मतलब क्या है, हम लोग कहीं भी देख पाते हैं। तो फार पॉइंट का मतलब क्या, इन्फिनिटी। ह्यूमन आई का फार पॉइंट, फार पॉइंट कौन सा होगा, इन्फिनिटी। फार पॉइंट होगा इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। और नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। समझे, बहुत बच्चों का ये वाला डाउट रह जाएगा। मैं अगर ये वाला आंसर ठीक किया है तो कमेंट में बोलना कि सर मैंने आंसर सही किया है। 1.6 क्या बोला है, when a ray of light is perpendicularly incident on a glass slab then the angle of deviation is। so एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है, एक रे ऑफ लाइट अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 होता है तो ये परपेंडिकुलरली निकल जाएगा। तो एंगल ऑफ इधर भी r होगा, मतलब I10 R10, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर R2 भी 0 है और यहाँ पर I2 भी 0 है। सो निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है, पूरा सीधा पाथ निकल जा रहा है कि नॉर्मल का लाइन में निकल रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ऑप्शन ए दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, 1.7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7। 1.7 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। हम सभी लोगों को पता है चार्ज का मतलब क्या है, Q इक्वल्स टू N इंटू ई, जहां पर E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो N का मतलब क्या होगा, Q बाई ई। अभी Q कितना बोला, क्वेश्चन बोला Q का मतलब क्या है, 1 कूलम दिया है, तो ऊपर कितना है 1 कूलम,
ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसका वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो ये कट गया। सो क्या होगा देखिए 10⁻19 नीचे 1.6। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जितना भी ऑप्शन है, सो यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक था, ऑप्शन हम लोग कर सकते थे। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻10। सो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम देख सकते हैं 10⁻19 है, इसको हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10⁻18/1.6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 5 10, 2 × 0.8 कर सकते हैं। फिर देखिए अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं, इस डेसिमल को हटा दूं, ऊपर एक मैं 10 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। सो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 5 और 8 को अगर मैं डिवाइड करूं, सो 50 पॉइंट से 50 होता है। सो 8 6 48, 2 डेसिमल 20, 8 2 16, 4 8 5 40। सो ये कितना होगा, काटेंगे तो 0.625। सो क्या होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर क्या हो गया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो कौन सा आंसर होगा 6.25 × 10⁻18। समझ गए, वेरी गुड। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 1.8। क्वेश्चन 1.8 अभी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 1.8 क्या कहता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस फॉर। वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। हम सभी लोगों को पता है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन किसका बढ़ता है, कंडक्टर का बढ़ता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कमता किसका है, सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पर देखिए कॉपर, नाइक्रोम, ग्लास, ये तीनों के है कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर कौन सा है, सिलिकॉन। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कमेगा किसका, सिलिकॉन का। क्यों कमेगा, क्योंकि सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। 1.9 mass of beta particle in terms of mass of electron is, mass of beta particle in terms of mass of electron is। so beta particle क्या है, beta particle stream of electrons। beta particle क्या है, stream of electrons। सो एक बीटा पार्टिकल का मास क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज m होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास m है, एक बीटा पार्टिकल का मास क्या होगा, वो भी m होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन A is the correct answer। 1.10 atomic number of an element is 19, with to which group of the modern periodic table does the element belong। so atomic number क्या है 19। atomic number 19 मतलब कौन सा एलिमेंट है बोलिए तो, हम लोग को नहीं पता, उनसे बोल देंगे कि atomic number 19 किसका है, पोटेशियम का है। किसका है, पोटेशियम का, पोटेशियम के। सो 19 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा 2881। देखिए 8 8 16 2 18 19। तो ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में होता है, ग्रुप 1। सो ये वाला कौन सा ग्रुप होगा, ग्रुप 1 होगा। तो ग्रुप 1 ऑप्शन होगा यहाँ पर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.11 अमोनिया इज ड्राइड बाय यूजिंग। पूरा जो लोग मेरे पास पढ़े हैं, ये क्वेश्चन बार बार मैंने बोला था आएगा। तो अमोनिया इज ड्राइड बाय कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें सोचने का क्या है। इसके बाद 1.12 तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एब्सेंट इन डूरालुमिन। तो डूरालुमिन किससे बनता है बोलिए तो, डूरालुमिन जो एक मेटल है, डूरालुमिन ये किस किस से बनता है बोलिए तो, कॉपर, मैग्नीशियम और किससे बनता है बोलिए, कॉपर, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से बनता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो जिंक है। तो जिंक से कभी नहीं बनता। इसके साथ मैंगनीज भी रहता है, डूरालुमिन में मैंगनीज भी रहता है, लेकिन डूरालुमिन में जिंक कभी नहीं रहता है। तो डूरालुमिन में क्या प्रेजेंट नहीं है, जिंक प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा, जिंक होगा। डूरालुमिन किसके लिए यूज होता है, एरोप्लेन बनाने के लिए डूरालुमिन यूज होता है। समझ पा रहे हैं। 1.13 which color appears in the solution when excess amount of aqueous ammonium added to aqueous solution of copper sulfate। सो ये वाला कौन सा होगा, एमोनिया एडेड टू aqueous solution of copper sulfate, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का साइड अगर मैं कॉपर सल्फेट मिलाऊं तो कौन सा कलर होगा, यू ऑल नो दैट, क्या होगा आंसर, डी, डीप ब्लू। आंसर होगा डीप ब्लू। फिर 1.14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाईएस्ट किसका है, एक्वस सुगर सॉल्यूशन।
तो शुगर सॉल्यूशन क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। शुगर सॉल्यूशन में कभी भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, तो ये नहीं होगा। प्योर वाटर में भी कभी भी करंट कंडक्ट नहीं होगा। वाटर में जब हम लोग कोई इंप्योरिटी मिलाते हैं, जैसे कोई एसिड या कोई बेस या कोई सॉल्ट, तब ये कंडक्ट करता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड भी नहीं होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तब वो कंडक्ट करेगा, लेकिन नॉर्मली लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड कंडक्ट नहीं करेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। aqueous solution of acetic acid। 1.15 क्या बोला है, each HCH बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज, तो मीथेन का जो हमारा एंगल होता है, ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर है, देखिए आप सभी लोगों को पता है, ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। वेरी इजी क्वेश्चन, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए 109 डिग्री 28 मिनट 28 मिनट। ठीक है, वेरी गुड। सो 28 मिनट हो गया। सो हमारा ग्रुप ए यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो कमेंट करके बोलिए ये 15 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों का 15 में 15 क्वेश्चन ही सही हुआ है, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन और बेस्ट विशेस, क्योंकि 15 में 15 आपका सही हुआ है। अभी हम लोग जाएंगे ग्रुप बी में, तो चलिए देख लेते हैं ग्रुप बी क्या बोला है। सो नाउ वी आर मूविंग टू ग्रुप बी। ये 21 क्वेश्चन में आपका कितना सही है अभी हम लोग इधर फॉलो करेंगे, ग्रुप बी। सो क्वेश्चन 2.1, राइट द नेम ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस क्या होता है, हम सभी लोगों को पता है, मीथेन CH4। इसका और का क्वेश्चन क्या दिया है, नेम अ गैस रिलेटेड टू आवर ब्रीदिंग व्हिच व्हेन इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर कॉज ग्लोबल वार्मिंग। सो हमारा ब्रीदिंग में एक ऐसा गैस इन्वॉल्व है जो ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो MCQ का जो पहला क्वेश्चन था, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यही आंसर होगा। 2.2, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ नेचुरल गैस इज 50 किलोजूल पर ग्राम। तो कैलोरीफिक वैल्यू 50 किलोजूल पर ग्राम का मतलब क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि 1 ग्राम को जलाने के लिए 57 किलोजूल हीट लगेगा। कैसे लिखेंगे इसका आंसर, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ क्या लिखा, कैलोरी वैल्यू ऑफ ए नेचुरल गैस इज 50 किलोजूल पर ग्राम। इट मीन्स that to burn 1 gram of the gas 50 kilojoule of heat is needed। 50 kilojoule of heat is needed। ठीक है, सो 1 ग्राम जलाने के लिए कितना हीट चाहिए, 50 किलोजूल हीट हमें चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको ऐसे लिखेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू वही तो है ना। फिर 2.3, under the same condition of temperature and pressure equal volume of all gases contain same number of atoms। बोलिए तो equal volume of all gases contain same number of atoms या same number of molecules होगा। सो हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ क्या था, अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के अलावा क्या दिया है, एटम्स दिया है। तो एक चीज़ बोलिए, जितना मॉलिक्यूल्स होता है उतना क्या एटम होता है, ऐसा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। कोई मॉलिक्यूल डायटोमिक हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल ट्राइएटोमिक हो सकता है। तो ये एवोगाड्रोस लॉ का स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। एवोगाड्रोस लॉ क्या बोला है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट हियर इट इज रिटन एटम्स। तो ये वाला आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ये वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2.4, राइट द SI यूनिट ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट। तो ऊपर करके लिखते हैं इसको, आइडियल गैस कांस्टेंट का SI यूनिट। सो 2.4, आइडियल गैस कांस्टेंट का SI यूनिट। तो हम सभी को पता है PV इक्वल्स टू nRT, हमें R का SI यूनिट चाहिए। तो R का मतलब क्या है, PV बाई NT। सो P का R का यूनिट क्या हो जाएगा, PV क्या है, PV है वर्क डन, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। यह है SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। 2.5 क्या बोला है, 2.5, whether the following statement is true or false, the real expansion of any liquid depends on the expansion of the vessel in which it is kept। तो कोई भी लिक्विड का अगर एक्सपांशन हम लोग देखें
वो किसी वेसल के ऊपर क्यों डिपेंड होगा? ये लिक्विड तो वेसल के साथ इंडिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन में बोला है लिक्विड जो प्रेजेंट है वेसल में वो उसके एक्सपांड के साथ डिपेंड करता है, नहीं, कभी भी कंटेनर के साथ एक्सपांड डिपेंड नहीं करता है। लिक्विड तो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपांशन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो इसलिए लिक्विड अपने आप एक्सपांड होगा। कौन सा कंटेनर में क्या है, ज़्यादा एक्सपांड होगा तो ऊपर से नीचे गिर जाएगा, ज़्यादा एक्सपांड होगा तो गिर जाएगा। तो गिर जाएगा का मतलब क्या है कि ये कितना एक्सपांड हो रहा है उससे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा, ये डिपेंड नहीं करता है, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका और का आंसर क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर? तो थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन पूछा है। व्हेन थिकनेस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, तो थिकनेस अनचेंज्ड है और हमारा लेंथ भी अनचेंज्ड है। हम सभी लोगों को पता है रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रो एल बाई ए, और थर्मल कंडक्टिविटी इसका मतलब क्या है बोलिए तो, थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल्स टू 1 बाई रो। अभी क्या पूछा है, थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में रेजिस्टेंस क्या है। सो देखिए कंडक्टिविटी का मतलब 1 बाई रो, तो रो का मतलब क्या है 1 बाई के। सो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 1 बाई के इंटू एल बाई ए। सो ये है हमारा रिलेशन रेजिस्टेंस और हमारा कंडक्टिविटी के बीच में। सो ये वाला क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आंसर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है, ये इसका आंसर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर 2.6 लाइट ऑफ विच कलर गेट स्कैटर्ड द लीस्ट। 2.6 क्या बोला है, कौन सा कलर का लाइट लीस्ट स्कैटर होता है। तो 2.6 लीस्ट स्कैटर हम लोग का स्कैटरिंग का फॉर्मूला हम सभी लोग को पता है, I प्रोपोर्शनल Y 1 बाई लैम्डा टू द पावर 4। तो लैम्डा जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका उतना कम स्कैटर होगा। तो किसका लैम्डा सबसे ज़्यादा है, किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, रेड का, तो सबसे लीस्ट स्कैटर कौन करेगा, रेड कलर। तो आंसर क्या होगा, रेड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए 2.7 देखते हैं क्या बोला है। 2.7 क्या बोला है, चलिए देख लेते हैं। गिवन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल स्पेक्ट्रम। तो नेचुरल स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल क्या है, बारिश में जो देखते हैं रेनबो। फिर 2.8 नेम अ मशीन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल किस में होता है, मोटर में होता है, इलेक्ट्रिकल से मोटर। तो क्या होगा, डीसी मोटर। डीसी मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी होता है। 2.9 क्या बोला है, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज इज मूव अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो चार्ज कितना बोला है क्वेश्चन में, देखिए इजी क्वेश्चन है। चार्ज क्यू कितना बोला है 1 कूलम, और हमारा पोटेंशियल कितना बोला है, पोटेंशियल V कितना बोला है 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट पोटेंशियल में 1 कूलम चार्ज मूव करने, वर्क डन कितना होगा, हम सभी लोग को पता है वर्क डन का मतलब क्या है, Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल। सो 1 इंटू 1 दैट इज 1 जूल। सो वर्क डन हमारा कितना होगा, 1 जूल होगा हमारा वर्क डन, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.9 हुआ, फिर 2.10 क्या बोला जाता है, राइट डाउन द नेम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज रेडियो एक्टिव पार्टिकल। तो पॉजिटिवली चार्ज रेडियो एक्टिव पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या है, 4He2 एक हीलियम न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। 2.11 इसका साथ और का क्वेश्चन है। 2.10 का और का क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूसेस एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियर फिजन। और फ्यूजन कहाँ करता है, स्टार में, यहाँ पर क्या होगा न्यूक्लियर फिजन होगा। इसके बाद क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो चलिए देख लेते हैं 2.11 मैच द फॉलोइंग। सो 2.1.1 का आंसर क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलिए कौन सा होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फ्लोरीन। यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन सी फ्लोरीन। फिर 2.112 इसके बाद क्या दिया है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड हेमाटाइड। तो रेड हेमाटाइड से क्या निकलता है बोलिए, आयरन। हेमाटाइड से क्या निकलता है, आयरन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, हेमाटाइड से निकलता है आयरन। 2.11.3 हेमाटाइड Fe2O3, वहाँ से आयरन निकलता है। फिर क्या बोले, एक्सीलेटिंग एलिमेंट एनायन ऑफ विच एक्सीलेट रस्टिंग आयरन। तो रस्टिंग आयरन जो एनायन है वो किसका होगा बोलिए,
आयनर किसका होगा यहाँ पर? ऑप्शन देखिए क्या होगा? क्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन होगा यहाँ पर। और 2.11.4 क्या होगा? एलॉय ब्रास में प्रेजेंट है। कौन सा? ब्रास किससे बनता है? ब्रास बनता है कॉपर से। तो कौन सा ऑप्शन है? कॉपर। ऑप्शन ए इज कॉपर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कॉपर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? ये है मैच द फॉलोइंग। अभी करेंगे 2.12। चलिए देख लेते हैं 2.12 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कॉम्पाउंड? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सभी को पता है कोवेलेंट कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोराइड क्या फॉर्मूला है? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? 2.13 क्या बोला है? देखिए क्वेश्चन बोला है नेम द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन गोल्ड प्लेटिंग। तो गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है उसको क्या होता है? गोल्ड प्लेटिंग में यूज होता है सोडियम या पोटेशियम, कुछ भी लिख सकते हैं, पोटेशियम औरो साइनाइड। फॉर्मूला क्या है? KAUCN(2). ये इसका फॉर्मूला है, KAUCN(2). अगर सिल्वर प्लेटिंग होता, अगर सिल्वर होता तो कौन सा आंसर होता? पोटेशियम आर्गोसाइनेट। तो क्या होता? KAgCN(2). यह माध्यमिक 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सिल्वर होता है तो सिल्वर में क्या यूज होता है? पोटेशियम आर्गोसाइनाइड। ठीक है, और गोल्ड है इसलिए पोटेशियम ऑरोसाइनाइड। ठीक है, 2.13 हो गया। अभी 2.13 का और क्वेश्चन है। क्या बोला है? व्हाट आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कैरियर क्या है? एनायन कैटायन पढ़े हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या चार्ज कैरियर क्या? आयंस है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? चार्ज कैरियर क्या होगा? आयंस। 2.14 वाई कांट ऑल्टरनेटिंग करंट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में तो पोल तो चेंज होगा। मतलब देखिए हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड होता है। अगर डीसी करंट यूज करते हैं तो क्या होता है? प्लस माइनस। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर एनोड, यहाँ पर कैथोड। लेकिन अगर ये यूज नहीं करके अगर हम लोग यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते तो क्या होता? कभी यहाँ पर प्लस माइनस, कभी यहाँ पर माइनस प्लस। तो अभी माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, तो ये क्या पॉसिबल है? पोल तो चेंज हो जाएगा, पोलैरिटी तो हमेशा रिवर्स होता रहेगा, तो कैथोड और एनोड तो बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट यूज नहीं करते, क्योंकि कैन नॉट डेवलप क्या होगा? कैन नॉट डेवलप पोलैरिटी, पोलैरिटी डेवलप नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग एसी करंट यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2.15 क्या बोला है? राइट डाउन द ब्लैक प्रेसिपिटेट H2S गैस इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट। सो PbNO3 होल 2 प्लस H2S अगर जब पास होता है तो क्या बनता है बोलिए? तो हमारा PbS प्लस HNO3 ये बनता है। और क्या? यही बनता है हमारा PbS और HNO3। तो हमारा ब्लैक कंपाउंड क्या? यही वाला ब्लैक कलर है। सो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड पूछा है तो वो क्या होगा? PbS। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है। समझ गए? वेरी गुड। फिर इसका और का क्वेश्चन क्या दिया है कि अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगा तो क्या होगा? 2NH3 प्लस CO2 क्या होगा बोलिए? प्लस H2O बोला है, समथिंग प्लस H2O। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल था एग्जाम में। ये क्या बनेगा? अरे यूरिया बनेगा, NH2CO NH2, इसको ही तो हम लोग यूरिया बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस साल एग्जाम के लिए, तो यही वाला आया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 2.16 देखते हैं क्या बोला है। 2.16 क्या बोला है? गिव द रेलिवेंट इक्वेशन व्हेन टू गैसेस कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सॉलिड मटेरियल। दो गैस से एक सॉलिड बनता है, तो कौन सा एग्जाम्पल होगा बोलिए? वही अमोनिया का रिएक्शन। मतलब अमोनिया एक गैस है, HCl एक गैस है, दोनों एक साथ मिलकर क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये क्या है? सॉलिड मटेरियल। ये एक सॉलिड मटेरियल, ये दोनों गैस है, ये सॉलिड, तो अमोनियम क्लोराइड ये एग्जाम्पल है एक। तो इसके साथ क्या है? 2.17 क्या दिया है? 2.17 देखिए, यहाँ पर बोला है IUPAC नेम क्या होगा। तो मैं पहले लिख देता हूँ CCC, यहाँ पर
एच एच, यहाँ पर एक ओ एच है, यहाँ पर एक एच है, ठीक है। फिर यहाँ पर एच एच एच। देखिए अब क्या होगा, देखिए कितना टो कार्बन है, 1 2 3, 3 टो कार्बन होने से क्या होगा, प्रोप। और कितना नंबर में OH है, सेकेंड नंबर में है, सो ये क्या होगा, ऑल, मतलब अल्कोहल ग्रुप है, तो 2 प्रोपेन ऑल, OL ऑल, 2 प्रोपेन ऑल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अल्कोहल ग्रुप है सेकेंड नंबर में, तो 2 प्रोपान ऑल। उसके साथ और का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड मतलब 2 टो कार्बन होगा, तो CH3COOH, तो COOH, यहाँ पर क्या होगा, 3 टो हाइड्रोजन होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या CH3COOH ऐसे भी लिख सकते हैं। इन सभी को क्या बोलेंगे, इथानोइक एसिड, ठीक है, वेरी गुड, हो गया। फिर 2.18 देखते हैं, 2.18 क्या बोला है, राइट द वन यूज ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट वन यूज ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी कहाँ यूज होता है, पीवीसी यूज होता है हमारा किस में, बोले पाइप्स बनाने में, पाइप्स बनाने में, टैप्स बनाने में यूज होता है। पीवीसी का हम लोग और क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल जो हमारा वायर्स होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स एक्सेट्रा, बहुत जगह यूज होता है एक्सेट्रा, ये सब पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये था आपका 18 टू क्या था आपका 18 है 21, क्योंकि बीच में 4 तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया, तो टोटल 21 आपका क्या था, ग्रुप बी का शॉर्ट क्वेश्चन। सो हमने 15 तो MCQ किया, और 21 तो हमने क्या किया, 15 MCQ और 21 लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो 36। तो 36 क्वेश्चंस में कितना करेक्ट हुआ, कमेंट करके आप लोग लिखिए कि सर मैंने 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें कितना तो क्वेश्चन मेरा सही हुआ है, तो वो कमेंट करके देखिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप सी और ग्रुप डी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी आप लोग इस पेपर को देखिए, एनालिसिस कीजिए, ऐसे आप लोग नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग के लिए मैं लाऊंगा। तो बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम, मैथ्स, लाइफ साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, जिसका जो था कैसा हुआ एग्जाम, वो आप लोग कमेंट करके मुझे बोलना। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मन लगा के आगे का ज़िंदगी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अभी आप लोग एक नया पड़ाव में उठने वाले हैं, क्लास 11 में। तो चलिए आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस और थैंक यू।